students, so welcome back. This is the platform of SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. बच्चे आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 14 देख रहे हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका पार्ट 5 देखेंगे, इस चैप्टर का पार्ट 5 और एनसीईआरटी का पैराग्राफ नंबर 10। ब्रीदिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग बोलो या ब्रीदिंग मैकेनिज्म बोलो। देखो हम इसको समझेंगे बच्चे क्या कह रहा है। जैसे हमारे पास क्या है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। ब्रीदिंग की 2 स्टेजेस हैं बच्चे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, इनको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा बॉयल्स लॉ क्या होता है। बॉयल्स लॉ बच्चे स्टडी ऑफ वॉल्यूम एंड प्रेशर, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बॉयल्स लॉ। ठीक है, जहाँ पर वॉल्यूम जो होती है बच्चे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रेशर के। जहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगी वहाँ पर प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, और जहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगी वहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो बॉयल्स लॉ फॉलो होता है बच्चे आपके ब्रीदिंग मैकेनिज़्म में। बच्चे हम लोग ब्रीदिंग मैकेनिज़्म ये फिज़िकल प्रोसेस है बेटा, ठीक है, जो एक रिस्पिरेशन का पार्ट है, राइट। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है। जैसे 2 स्टेजेस हमने, एक इंस्पिरेशन पढ़ी और एक एक्सपायरेशन पढ़ी। इंस्पिरेशन में क्या होता है देख लो ज़रा। सबसे पहले हम इस बॉयल्स लॉ को और अच्छे से समझते हैं। एक पिस्टल कैप होती है, मानो ये कंटेनर ए आ गया और ये कंटेनर बी आ गया। ठीक है, हम बॉयल्स लॉ को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ठीक, तो कंटेनर ए में क्या है, ये पिस्टल रॉड हमने लगाई है बच्चे। देखो ये पिस्टल के नीचे जो एरिया है वॉल्यूम कम हो गया और प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। ऐसे ही जब हमने पिस्टल थोड़ा सा ऊपर उठा लिया बेटा, तो अब हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गई और प्रेशर डिक्रीज़ हो गया कंटेनर बी में। तो ऐसे ही आपने एंटागोनिस्टिकली लंग्स को प्रिडिक्ट करना है कि ऐसा ही लंग्स के अंदर भी होता है। ठीक, अब देखो कुछ रूल्स याद रखने, जैसे गैसेस जो होती हैं बच्चे वो ऑलवेज मूव करती हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो हायर पार्शियल प्रेशर पे पॉजिटिव कहलाता है और लोअर पार्शियल प्रेशर जो है वो नेगेटिव कहलाता है। ठीक है, जहाँ से गैस मूव करती है वो पॉजिटिव होता है और जिस साइड पे मूव करती है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, फिर हमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन समझ में आएगा। देख लो बेटा, जैसे हमारे पास क्या है, जैसे हमारे पास ये वाली जो कैविटी है इसको मैं क्या कहता हूँ, पल्मोनरी कैविटी। और ये जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये इंटरकोस्टल मसल है रिब्स के बीच में, और ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है जो लंग्स के पीछे प्रेजेंट होती है। अब बताओ, ये एब्डोमिनल मसल है और इसको मैं डायफ्राम बोल सकता हूँ। ये डायफ्राम है और ये एब्डोमिनल मसल है। अब मैं कह रहा हूँ बच्चे कि गैसेस ऑलवेज मूव करती हैं हाई कंसंट्रेशन हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। तो अब बताओ, अगर एटमॉस्फेयर में गैस 760 मिलीमीटर मरकरी है, तो हमारे लंग्स में अगर 760 होगी तो गैस मूव नहीं करेगी ना बच्चे, क्योंकि ग्रेडियंट ही जनरेट नहीं हुआ, नो गैस इनटू द लंग्स। अब हम क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे जनरेट करेंगे, अगर एटमॉस्फेयर में गैस कितनी है 760, तो लंग्स में कितनी होनी चाहिए 750, तब जाके गैस हमारी एटमॉस्फेयर से लंग्स में जाएगी, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब है कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं बेटा, जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो तब क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है और ऑक्सीजन अंदर चले जाती है। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज़ होती है और प्रेशर डिक्रीज़ होता है। वो किसकी वजह से, क्योंकि एल्वेलाई मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का कम है और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, जिसकी वजह से गैस ज़्यादा से कम की ओर आ जाएगी, जिसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा और प्रेशर डिक्रीज़ करेगा, ऑक्सीजन इनहेल हो जाएगी, है ना। ये इंस्पिरेशन के टाइम में। एक्सपायरेशन के केस में क्या होता है कि इसको दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे जाना पड़ेगा। मतलब ये लंग्स जो हैं ये क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे बच्चे। मतलब ठीक है, रिलैक्स कैसे होंगे, जब हम CO2 को बाहर भेजेंगे, तो CO2 को बाहर भेजने के लिए लंग्स को अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, गैसेस का अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में तो कांस्टेंट रहेगा ना, वो हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज होगा, बट हम लंग्स को चेंज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो अब अगर हमारे लंग्स में 762 पार्शियल प्रेशर CO2 का हुआ है, तो एटमॉस्फेयर में कितना है 760, तो तब जाके अंदर से बाहर गैस चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो CO2 एक्सेल हो गई। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ पर सीखा है कि ऑक्सीजन को मूव करने के लिए, गैसेस को मूव करने के लिए हमें
क्या करना पड़ेगा, बॉयल्स लॉ देखना पड़ेगा। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगी तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। देखो ज़रा, ब्रीदिंग इन्वॉल्व इन 2 स्टेजेस, इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, इंस्पायरेशन के टाइम हम एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लाते हैं, एंड एक्सपायरेशन बाय विच द एल्वोलाई एयर इज रिलीज्ड आउट। तो एक्सपायरेशन में हम क्या करते हैं बच्चे, एल्वोलाई एयर मतलब लंग्स की एयर को बाहर निकाल देते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग्स, एयर का जो मूवमेंट है लंग्स में और आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स से बाहर, कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, किसके बीच में, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है बच्चे, समझ में आया। अगर आपको ऑक्सीजन इनहेल करनी है तो आपको लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम करना पड़ेगा और एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, एटमॉस्फेयर में ज़्यादा, पॉजिटिव से नेगेटिव मूव होगी। ठीक है बच्चे, यहाँ तक वो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। इंस्पायरेशन कैन अकर द प्रेशर विद इन द लंग्स, प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रापल्मोनरी टिश्यू इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पायरेशन के टाइम में आपके लंग्स के अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में कितना पार्शियल प्रेशर होना चाहिए, कम होना चाहिए। देयर इज़ अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, लंग्स में जब नेगेटिव प्रेशर होगा और एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव, तब जाके गैस एटमॉस्फेयर टू लंग्स में आएगी विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिमिलरली एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, एक्सपायरेशन के टाइम आपके लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी जाके आपकी गैस इनहेल होगी, इनहेल और एक्सेल। जब लंग्स में आप प्रेशर बढ़ाते हो तो CO2 एक्सेल हो जाए, जब लंग्स में आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, प्रेशर कम करते हो, तो गैस एटमॉस्फेयर से लंग्स में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखो, मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के लिए कुछ मसल रिस्पॉन्सिबल हैं बच्चे, है ना। जैसे मसल कौन कौन से हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में रिस्पॉन्सिबल, एक डायफ्राम है बेटा, ठीक है। दूसरा इंटरकोस्टल मसल, वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। जो डायफ्राम है बेटा, इंटरकोस्टल मसल हैं और एब्डोमिनल मसल, ये 3 इंपॉर्टेंट मसल। डायफ्राम किससे बना है बच्चे, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। डायफ्राम मसल किन मसल से बना होता है, ये कमेंट करके बताओगे आप मुझे, ठीक है। और दूसरा जो हमारा इंटरकोस्टल मसल है, इसकी 2 टाइप हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल। ये तीनों ही बच्चे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं बच्चे, ठीक है। अब देखो बच्चे, इनहेलेशन हमारा एक्टिव प्रोसेस है और एक्सहेलेशन हमारा पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनहेलेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम क्या होता है, डायफ्राम मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है और आपके ये वाले जो मसल्स हैं बच्चे, इंटरकोस्टल मसल, इसका एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा जब हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं। जब नॉर्मल हम सांस अंदर के लिए लेते हैं तो हमारी रिब्स जो होती हैं आउटवर्ड हो जाती हैं बच्चे, है ना, रिब्स फुल हो जाती हैं। और कौन सा मसल खींचता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन में। एब्डोमिनल मसल हमारा क्या होता है, रिलैक्स होता है। समझो ज़रा इधर देखो, ये मेरे पास क्या है बच्चे, ये डायफ्राम की एक नॉर्मल स्टेट है। नॉर्मल स्टेट में डायफ्राम ऐसा होगा, ठीक है। अब जब मैंने इंस्पायर किया इनहेलेशन के टाइम, देखो ये डायफ्राम नीचे आ गया बच्चे, है ना, तो इसको मैं डाउनवर्ड बोलूँगा। ये फ्लैट हो गया बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और ये कैसा था, ये नॉर्मल था, कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ा नीचे आ गया। अब बताओ, इसकी स्पेस बढ़ गई ना बच्चे, पल्मोनरी कैविटी का साइज़ बढ़ गया, पल्मोनरी कैविटी का साइज़ बढ़ गया बेटा, ये साइज़ इंक्रीज़ कर गया। तो मैंने आपको बोला जब हम सांस ले रहे हैं बच्चे तो तब हमारा पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है और प्रेशर डिक्रीज़ करता है, तभी सांस अंदर आ रही होती है। साइज ऑफ द थोरेसिक कैविटी इंक्रीज इंटीरियर पोस्टीरियरली, डायफ्राम फ्लैट। तो इधर से वॉल्यूम बढ़ रही है ना, इंटीरियर से पोस्टीरियर, ये इंटीरियर आ गया और ये पोस्टीरियर आ गया, तो वॉल्यूम इंटीरियर पोस्टीरियरली देखो पहले कितना था, अब कितना हो गया, ठीक है बच्चे, ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट हम बोलते हैं, एक तो इंटीरियर पोस्टीरियर ये इंक्रीज़ हुआ क्योंकि ये पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो गया। दूसरा डॉर्सल वेंट्रली, क्योंकि लंग्स के बैक साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सल साइड पे, और इस साइड क्या है, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। तो बच्चे बोला है कि ऐसे तो इंक्रीज़ हुई थी पल्मोनरी कैविटी, बट ऐसे भी इंक्रीज़ हुई है, डॉर्सो वेंट्रली भी इंक्रीज़ हुई है, समझ आई। तो अब इसको पढ़ो ज़रा आप लोग, अब इसको जब आप लोग पढ़ोगे देखना ज़रा, नॉर्मल टाइम में डायफ्राम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है नॉर्मल इनहेलेशन में,
इंटरकोस्टल मसल का एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल अपवर्ड डायरेक्शन, देखो सांस लो अंदर आपकी चेस्ट फूल जाएगी, ठीक, और एब्डोमिनल मसल रिलैक्स करता है बच्चे। जब हम फोर्सफुली क्या करते हैं, इनहेल करते हैं तो फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी ना, फुल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अगर पहले हमारा कैसा था, अगर पहले हमारा डायफ्राम ऐसा था तो इनहेलेशन के टाइम हमारा कैसा हो गया, ऐसा हो गया, और जब फोर्सफुली इनहेल करूँगा तो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो, मतलब फुली इनहेल करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, समझ आए, फुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, समझे बच्चे। तो वैसा ही हमारा इंटरकोस्टल मसल भी फुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक, ये था। अब एक्सेलेशन के टाइम ये एक्टिव प्रोसेस था, अब एक्सेलेशन के टाइम ये पैसिव प्रोसेस है। जब नॉर्मल में CO2 बाहर भेज रहा हूँ, CO2 बाहर भेज रहा हूँ तो मेरे जो डायफ्राम है वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स करता है। जब फोर्सफुली मैं एक्सेल करता हूँ, डायफ्राम तो रिलैक्स करता है बट कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है बच्चे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड पुल द रिब्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। जो बाहर निकली थी पहले इंस्पायरेशन के टाइम, अब वो दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे जा रही है रिब्स, ठीक है बच्चे। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, मतलब फोर्सफुल एक्सेलेशन को हम एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पर मसल भी कौन से लगे हैं बच्चे, यहाँ पर मसल भी आपके इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, नॉर्मल इनहेल नॉर्मल एक्सहेल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बट जब फोर्सफुली एक्सहेल करते हो आप लोग तो तब हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लगता है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे हमने देखा, आपको ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि जब हम इंस्पायर करते हैं तो कैसे इंटीरियो पोस्टीरियर वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है, और डॉर्सो वेंट्रल, ये डॉर्सल साइड आ गई, ये वेंट्रल साइड, ये आपकी कौन सी आ गई बच्चे, इंटीरियर, ये पोस्टीरियर, और ये कौन सी है बच्चे, ये आपकी लेटरल साइड आती है बच्चे, ठीक है। अब हम इसको जब पढ़ेंगे समझो, द डायफ्राम्स एंड द स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, कहाँ प्रेजेंट होंगे, रिब्स के बीच में प्रेजेंट है, इंटरनल और एक्सटर्नल, हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट, तो ये मसल जो हैं ये ग्रेडियंट जनरेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक। अब देखना, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम्स, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इंस्पिरेशन होगी बच्चे, विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज हो रही है बच्चे, देखो थोरेसिक चैम्बर में वॉल्यूम इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पहले इतनी थी, अब देखो कितनी हो गई, इंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस पे। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का इंट्रैक्शन होगा तो कैसे होगा, फिर ये डॉर्सल और वेंट्रल एक्सिस पे होगा, ठीक है। देखो बच्चे, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट ऑफ द रिब्स, ये रिब्स आगे चली जाएंगी, ठीक है, ये रिब्स आगे चली जाएंगी, काजिंग इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर इन द डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, ये भी आपस में इंक्रीज हो जाएगा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम काज सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे हमारी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करती है वैसे ही हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज करती है। समझ में आया बच्चे, ये हम बात करते थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन एंड, ठीक। अब देखना यहाँ पे आपकी ये डायग्राम क्या कहती है, ये आपके पास डायग्राम है, एयर जब इंटर की लंग्स में तो बाहर कितनी होनी चाहिए 760 और अंदर कितनी होनी चाहिए 750, मतलब अंदर वॉल्यूम, अंदर क्या होना चाहिए, अंदर आपकी गैस कम होनी चाहिए बच्चे, है ना, प्रेशर कम होना चाहिए अंदर और बाहर ज़्यादा होना चाहिए, तभी ज़्यादा से कम की ओर मूव करें। देखो यहाँ पर ये ऐसे इंटीरियो पोस्टीरियरली और डॉर्सो वेंट्रली, तो रिब्स कैसे होगी, बाहर चली गई बच्चे, ठीक। बट इसका ध्यान रखो ये फ्लैट है बच्चे, ये कैसा है, फ्लैट है, रिलैक्स ऐसा होता है, रिलैक्स ऐसा होता है, बिल्कुल यू शेप है ना, ये आर्क जो है ये रिलैक्स है। बट ये क्या है, जब हम सांस ले रहे हैं तो तब डायफ्राम की मूवमेंट कैसी है, नीचे है बच्चे, रिब्स बाहर हैं, ये नीचे, ये रिब केज है बच्चे, जब एयर इंटर करती है, मतलब जब वॉल्यूम इंक्रीज़ करती है, ये देखो वॉल्यूम इंक्रीज़ की, प्रेशर डिक्रीज़ किया ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी, इंटर पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज़ होगा, इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ होगा, तभी बाहर से अंदर आएगी तो एटमॉस्फेरिक एयर इंटर इनटू द लंग्स, ठीक है। एक्सपायरेशन के टाइम में देखो, एक्सपायरेशन के टाइम में ये डायफ्राम जहाँ था बच्चे नॉर्मल पोजीशन पे चले जाएगा, डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा, आर्क अपवर्ड हो जाएगी, जो रिब्स बाहर गई थी वो अंदर आ जाएंगी बच्चे, एयर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द लंग्स, क्योंकि अब लंग्स के अंदर आपको प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर। तो बच्चे थोरेसिक वॉल्यूम हम जब डिक्रीज़ करते हैं तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो एक्सपायरेशन हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अब इसको पढ़ो ज़रा तुम लोग क्या बोल रहा है, एन इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर,
टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर, विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन टू द लंग्स, उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्पिरेशन। फिगर 14.2 अभी देख रहे थे। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, मानो कि जब डायफ्राम रिलैक्स हो गया और इंटरकोस्टल मसल रिटर्न टू डायफ्राम्स, ठीक है, एंड स्टर्नम देयर नॉर्मल पोजिशंस एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम एंड देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगी तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम होगी। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अब इंटरनल पल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करना है स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा, कितना मतलब 762 अब हम लंग्स में क्रिएट कर देते हैं, काजिंग द एक्सपेल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। मतलब ये वाली डायग्राम मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया आपको। तो मैकेनिज़्म मैंने आप लोगों को समझा दिया है, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन होता गया, ठीक है बच्चे। तो अब आपके पास आता है पैराग्राफ नंबर 13, वी हैव एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल दैट इज एब्डोमेंस, ठीक है। तो जितना हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे तो हमारे एडिशनल कुछ एब्डोमिनल मसल हैं जो स्ट्रेंथ को हेल्प करेंगे इंक्रीज होने में। ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रेथ 12 to 16 मिनट पर मिनट, एक मिनट में एक अडल्ट इंसान 12 से 16 बार ब्रेथ करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाई यूजिंग स्पायरोमीटर, तो हम ब्रीदिंग को कैसे नोट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ स्पायरोमीटर विच हेल्प टू क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन, ठीक है बच्चे। तो जैसे हमारे पास ECG होती है हार्ट का रेट चेक करने के लिए, वैसे ही लंग्स का रेट चेक करने के लिए स्पायरोमीटर होता है। इन्फेंट के अंदर ब्रीदिंग रेट 30 से 40 टाइम पर मिनट होता है, ठीक है बच्चे। तो हमारे 13 पैराग्राफ कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बेटा पैराग्राफ नंबर 14 देखेंगे, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।